हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 20 गांधी जी लीड्स द नेशन। और ये है इसकी थर्ड पार्ट है वीडियो का। हम करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट। अब बात आ गई थी कि जो गांधी जी अब जो स्टार्ट कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर 2। वाइल द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट कंट्रोल द मूवमेंट्स अगेंस्ट देयर रूल, दे वर फोर्स्ड टू मेक रिफॉर्म्स। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, भाई उनके रूल के अगेंस्ट जो उन्होंने रूल कर रखा था इंडियंस के ऊपर। अब इंडियंस जो थे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। किसके खिलाफ खड़े हुए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिफॉर्म्स स्टार्ट किए। रिफॉर्म्स मतलब उन्होंने चेंजेस स्टार्ट किए। दे फाइनली पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाइनली पास कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। जब क्या हुआ? इलेक्शंस वर हेल्ड एंड द कांग्रेस वॉन विद मेजॉरिटी, बट द पावर इज स्टिल रेस्टेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन इस जीत से भी उन्हें क्या हासिल हुआ? इलेक्शंस तो उन्होंने रख दिए जिसमें मेजॉरिटी जो थी, जो ज़्यादातर लोग थे वो कांग्रेस की तरफ रहे, और जिसकी वजह से क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई। लेकिन तब भी पावर जो थी वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इन्होंने पास किया था वो सिर्फ और सिर्फ दबाव में आकर पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके दबाव में आकर, इंडियंस के दबाव में आकर, क्योंकि वो देख रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी कि इंडियंस जो थे वो अब गांधी जी के साथ चल रहे थे रेगुलर, और वो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और ये सब चीज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें ना चाहते हुए भी उन्होंने इस एक्ट को पास किया, इलेक्शंस करवाए। लेकिन इलेक्शंस में हुआ क्या कि कांग्रेस जीत गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने पास ही रखी और कांग्रेस को कोई भी पावर नहीं दी। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन 1939। अब 1939 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। विदाउट कंसल्टिंग एनी इंडियन लीडर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द वॉर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और किसी भी इंडियन लीडर से उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की, और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी इंडिया की पार्टिसिपेशन इस वार में। इन प्रोटेस्ट द इंडियन लीडर्स रिजाइंड। अब इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि इंडियन लीडर जो थे उन्होंने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया, उन्होंने वो निकलना स्टार्ट हो गए। दे एग्रीड टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश इफ़ ओनली इट प्रॉमिस्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। अब उन्होंने क्या किया? अब जल्दी से वो किसकी तरफ आना स्टार्ट हो गए? ब्रिटिशर्स की तरफ आना स्टार्ट हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिटिशर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि वो इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे तो क्या करेंगे? वो लड़ेंगे। भाई लड़ने की बात कहाँ से आई थी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी? अनाउंसमेंट कर दी थी कि इंडिया क्या करेगा? इस वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सी वॉर में? वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अब इंडियन लीडर्स जो थे वो क्या करने लगे थे? प्रोटेस्ट से निकल के ब्रिटिश को उसमें आ रहे थे और ये कह रहे थे कि ठीक है हम लड़ेंगे, लेकिन आपको हमें पूर्ण स्वराज देना होगा, हमें इंडिपेंडेंस देनी होगी। When talks in this regard failed completely with the British government, Gandhi ji launched the Quit India movement in August 1942। अब जब भाई ब्रिटिश चाह रही है कि इंडियंस लड़ें भी, लेकिन इंडियंस की कोई बात मानी भी नहीं जा रही थी। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं, इंडियंस ने कहा ठीक है हम ब्रिटिशर्स की तरफ से हम इस वार में लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए इंडिया में, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए क्या हुआ? गांधी जी ने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जो था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये था कि किसी भी तरीके से इंडिया से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1942 में। आपको डेट अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ। गांधी जी and several prominent leaders were arrested, but the movement was unstoppable। अब ये मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, और जो इस
मूवमेंट में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे थे लोग, जो लीडर्स थे, जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे, उनको भी क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो गांधी जी के साथ लोग खड़े थे, जो इंडियंस खड़े थे, वो इतने ज़्यादा एंगर में थे, इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं होने दिया और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा, जबकि जो उनके जो मेजर लीडर्स थे वो उनके साथ नहीं थे। मेजर लीडर्स कौन थे? जो गांधी जी थे, और जो अलग और जो लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था, जितने भी मेजर लीडर्स थे इस मूवमेंट के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और तब भी लोगों ने क्या किया, इस मूवमेंट को चलाए रखा। तो ये एक इनकी क्या थी, एक जीत थी कि हम इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और हम इसमें जीत रहे हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमसे डर रही है। नेक्स्ट वन इज सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। अब हम सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेलियंट लीडर्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। ही वॉज लविंगली कॉल्ड नेताजी। अब भाई जो सुभाष चंद्र बोस थे वो सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि स्ट्रगल के टाइम पे, जो इंडिपेंडेंस में स्ट्रगल चल रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएंट जो लीडर्स थे वो यही थे, क्योंकि इनको 2 बार क्या किया गया, इलेक्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। और इनको सभी प्यार करते थे और प्यार से इनको क्या कहा जाता था, नेताजी कहा जाता था। ही वॉज वन ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया वुड बी एबल टू गेन फ्रीडम विदाउट स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अब ये भी एक ओपिनियन थी कि इंडिया को फ्रीडम नहीं मिल सकती अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लें। टू अचीव हिज गोल्स ही वेंट टू जापान एंड ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रूप ऑफ 40,000 इंडियन सोल्जर्स। अब क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जब बात कही तो वो क्या करा, वो जापान गए और वहाँ पर उन्होंने अपना एक ग्रुप, ट्रूप मीन्स एक समुदाय, एक ट्रूप उन्होंने क्या किया, एक तैयार किया सोल्जर्स का, जिसमें 40,000 इंडियन सोल्जर्स थे। और उन्होंने उस सोल्जर के ट्रूप को क्या कहा, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आईएनए कहते हैं या फिर आज़ाद हिंद फौज। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आईएनए ही कुड फ्री द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ब्रिटिश क्लचेस। और इस आईएनए की मदद से उन्होंने क्या किया कि अंडमान एंड निकोबार को उन्होंने फ्री कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिशर्स से, जो ब्रिटिशर्स के हाथ में जो इंडियन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसको उन्होंने फ्री कराया। किसकी मदद से? इंडियन नेशनल आर्मी की मदद से। वो कहाँ से ली थी उन्होंने? वो जापान गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक आर्मी तैयार की थी। 40,000 लोगों की आर्मी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब इंडियन सोल्जर्स थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द आईएनए वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी लेटर। लेकिन एक बहुत ही दुखद ये हुआ कि आईएनए को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था ब्रिटिश आर्मी ने बाद में। नेक्स्ट वन इज इंडिया गेन्स फ्रीडम। By the end of World War II, the British had realized that they were losing control over Indian masses. अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि वो अपना जो कंट्रोल है इंडियंस के ऊपर वो खो रहे हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी हैड शेकन देयर फाउंडेशंस इन इंडिया। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था और आईएनए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने उनकी नींव को हिलाकर रख दिया था। इन दोनों ही मतलब एक मूवमेंट ने और एक आईएनए ने किसकी नींव को हिलाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को हिलाकर रख दिया था। वो पूरी तरीके से शेक हो चुके थे, हिल चुके थे। दे हेल्ड डिस्कशंस विद द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उन्होंने क्या किया? डिस्कशंस स्टार्ट किए। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने अब डिस्कशंस स्टार्ट किए। अभी तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि भाई हमारी बातचीत हो जाए, मीटिंग्स के थ्रू ये मसला हल हो जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉयलेंट हो रही थी। हर बार उन्होंने क्या किया? वॉयलेंट हुई। कि जैसे कि जलियांवाला बाग में भी वो मीटिंग के लिए गए थे गांधी जी इतने सारे लोगों को लेकर, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया? वहाँ पर जो उनका एग्जिट का रास्ता था, जाने का, बाहर जाने का रास्ता था, उसको ब्लॉक किया और फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। लेकिन अब क्या था? अब
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उनकी नींव हिल चुकी थी, वो पूरी तरीके से हिल चुके थे। उनको समझ में आ चुका था कि भाई अब इंडियंस हमारे कब्ज़े में नहीं आएंगे, अब वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या करा, डिस्कशंस स्टार्ट किए, मीटिंग्स स्टार्ट की। किसके साथ? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। दे वंस अगेन प्लेड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब भाई उन्होंने फिर से क्या की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खेल खेलना स्टार्ट किया, जो कि उन्होंने कब किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल में किया था, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया था, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज़ को अलग अलग कर दिया था। दे क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। अब उन्होंने फिर से क्या किया, फिर से एक डिमांड रखी सेपरेट नेशन की। दे वर लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे मौजूद थे। उनके अंडर उन्होंने ये सब, उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है, हिंदूज़ को अलग करो और मुस्लिम्स को अलग करो। दो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ही एग्रीड टू इट ओनली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्लडशेड। अब गांधी जी इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ थे कि भाई इस मतलब आप किसी मज़हब के नाम पर किसी को अलग क्यों कर सकते हो, डिवाइड क्यों करोगे, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को अलग क्यों करोगे, इस बात के खिलाफ थे। लेकिन क्योंकि गांधी जी वॉयलेंस चाहते थे, वो नॉन वायलेंट कोई भी तरीका नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि नॉन वायलेंटली सारा काम हो जाए, वो वॉयलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि नॉन वायलेंटली सारा काम हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, खून खराबे से अच्छा है कि हम इसको बातचीत के थ्रू ही पार्टीशन कर देते हैं, मुस्लिम्स को अलग कर देते हैं और हिंदूज़ को अलग करते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली अगस्त 15, 1947 को। लेकिन उनको एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। कीमत किस तरह से चुकानी पड़ी कि इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। जैसे कि आज भी कहा जाता है कि इंडिया जो है वो हिंदुओं का है और जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों का है, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो दोनों ही जगह सभी लोग मौजूद हैं। इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर सभी मज़हब के लोग बहुत प्यार के साथ रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से खुशियों के साथ मनाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।